Good afternoon and welcome back to this teleconferencing session of optometry and ophthalmic technique program. ब्रेक से पहले हमने कुछ जो रिफ्रैक्शन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी चर्चा करी थी। मायोपिया, अपना हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड के बारे में बात करी थी। और उससे पहले कौन कौन से एक्सिस एंगल्स होते हैं उसके बारे में बात करी थी। मैडम ने पूरा आपको प्रोसेस बताया था कि कैसे रेज फोकस होती हैं और किस तरह के एब्रिवेशंस। हाँ बोलिए। अच्छा, तो इस बारे में बात करी थी। तो अभी हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है जो कितनी तरह के रिफ्रैक्टिव एरर्स होती हैं उसको कैसे ठीक करा जा सकता है। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ नमस्कार सर, मैं भोपाल से आरसी से डॉक्टर तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर तिवारी बोलिए। ये बीएससी ऑनर्स ऑप्टोमेट्री के चित्रकूट जो हमारा सेंटर है वहाँ से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। हाँ जी सर। और बहुत खुश हैं ये आप सभी से बातचीत करके, आपने जो अभी लेसन पढ़ा रहे हैं इनको। चलिए अच्छा है। और लेकिन ये कुछ अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, आपसे सीधे बातचीत करना चाह रहे हैं। मैं इनको ये मौका देना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, मेहरबानी करके इनकी बात सुन लें और जरूर जरूर। और इनको हाँ डॉक्टर तिवारी, इनको ये भी बताइए अगर ये चित्रकूट से भोपाल आने की जरूरत नहीं है, अगर ये डीटीएस सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं तो अब तो ये फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई, ये वहीं बैठकर चित्रकूट में ही दे सकते हैं अपना। हाँ जी, अगले बार ये प्रॉब्लम, ये समस्या सुलझा लेंगे। लेकिन इस बार इनको और दूसरे काम भी थे। अगर आप एक इनको डीटीएच वहाँ प्रोवाइड करवा दें तो इनके लिए सुविधा हो जाएगी। जी हाँ जी ठीक। हाँ दीजिए इनको, फोन दीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपका नाम बताइए सर। एक्चुअली सर रंजीत द्विवेदी सर। रंजीत। हाँ रंजीत द्विवेदी। हाँ रंजीत द्विवेदी बोलिए, आपकी क्या सर एक्चुअली जो भी क्लासेस सर वहाँ पे सभी कुछ प्रॉब्लम्स है सर। जैसे कि सर वहाँ पे सदगुरु ट्रस्ट तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सर, और एक्चुअली प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं सर। बिल्कुल। लेकिन सर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग के सामने फेस करना पड़ता है एनुअली सर, जैसे कि एनुअल लीव वेकेशन वहाँ पे सर, और वर्कअप प्रोटोकॉल एक प्रॉपर प्लेस पे सर हम लोग का क्या प्रॉपर वर्क होना चाहिए। जैसे कि वार्ड, ओपीडी और ओटी में हम लोग की ड्यूटी लगाई जाती है सर। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग का क्या वर्क होना चाहिए सर। और तीसरी सर प्रॉब्लम यह है कि प्रैक्टिकल मैनुअल करके जो हम लोग के प्रोग्राम गाइड में दिया हुआ है वो उसके बारे में सर हम लोग जानना चाहते हैं कुछ, और वो प्रोवाइड हम लोग के पास नहीं हो पाई है। और बस यही सर। अच्छा देखिए, जहाँ तक सवाल है आपका वार्ड का और ड्यूटी का, हमारे पास ऐसा है कि जो हमारा इग्नू का सिस्टम है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कितने घंटे आपको वार्ड में काम करना है, कितने घंटे ओपीडी में काम करना है। अगर आप हमारे प्रोग्राम गाइड देखेंगे तो हमने उसमें लिख रखा है कि इतने घंटे थ्योरी, इतने घंटे प्रैक्टिकल पर। ये अब इंडिविजुअल सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका शेड्यूल किस तरह से, उसके अकॉर्डिंग वो आपको करते हैं। उसमें कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी काम करना पड़ता हो, तो वो अच्छा ही है किसी मायने में अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ये ऑप्टोमेट्री की साइंस ऐसी है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना पेशेंट देखेंगे, उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे, है ना। कि किताबें पढ़ के आप ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। तो ये एक मायने में तो अच्छा है, पर थोड़ा सा जैसे कि आपको प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप अपना छुट्टी नहीं ले पाते या कोई ऐसे घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में मैं जो है नेक्स्ट मंथ में सारे सेंटर विजिट करने लगा हूं, और जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होंगी वो वहीं पे सॉर्ट आउट उसको करेंगे। ये पहले साल में आपको कुछ इस तरह की दिक्कत हो सकती हैं, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले सालों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ रांची बोलिए। रांची। हाँ गुड आफ्टरनून सर। हाँ हेलो। हेलो गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हेलो बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। सर सर वो जो लाइट जब जाती है तो, हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। बेटे बोलो, क्वेश्चन बोलो पूरा। सर ये जो
मैम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यार टीयर फिल्म कॉर्निया एक्वस लेंस और विट्रस का सभी का डिफरेंस है, ठीक है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा तो वो तो ज्यादा कन्वर्ज करेगी और जिसका कम होगा तो वो तो डाइवर्ज करेगी। तो उसका एक्चुअल जो फिगर बनता है वो बताइए, इसको डायरेक्टिव पावर जो ज्यादा या कम होता है वो बताइए। बेटे वो एक्चुअल फिगर अभी फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ी जाती है। इनफैक्ट अगर कहो तो मैं इतने सालों से भी हम वो एक्चुअल फिगर को नहीं करते हैं। ये जो स्कीमेटिक आई या रिड्यूस्ड आई का फॉर्मूला है हमारे लिए कैलकुलेशंस अंडरस्टैंड करने में वही बहुत है और काफी है। आपको अगर उसमें देखना है, यस ऑप्टिक्स की डिटेल बुक्स में उसका डायग्राम है कि जिसमें वो स्लाइटली कन्वर्ज डाइवर्ज, बट अल्टीमेटली गलस्ट्रैंड ने स्कीमेटिक आई बना के उसको एक यूनिफॉर्म होमोसेंट्रिक सिस्टम दे दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवरऑल आई का 1.33 स्टैंडर्ड कर दिया था। तो इस तरह से यस आप बहुत अच्छा है, आपका इंटरेस्ट है, आप इस चीज को पूरी तरह से डायग्राम को समझ सकते हैं, बट कहीं सिंपल लॉजिक है जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया है वहां बेंडिंग होगी, वहां ज्यादा हो जाएगी, वहां नहीं होगी। व्हाई डू वी हैव टू लर्न कि ये बेंड थोड़ा ज्यादा हुआ या कम हुआ? आपको सिंपली ये अंडरस्टैंड करना है कि रेज फोकस हो रही है और इस तरह से ये ओवरऑल सिस्टम वर्क कर रहा है। हाँ कानपुर बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। पहले बात तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, टेलीकॉन से आपने ऑर्गेनाइज की है ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैम को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि इतना अच्छा पढ़ा रही हैं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन जो दिमाग में आता है एकदम क्लियर कर देती हैं। नहीं आप हम ऐसा है, बन ही नहीं रहा। हमने ये फैसला करा कि हम हर हफ्ते 2 या 3 टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। बेसिक का एम जो इग्नू का एम है वो ये है कि क्वालिटी एजुकेशन देना, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे को क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको किताबें लेट मिली, कुछ आपके जो सर मेरा जो क्वेश्चन है वो सर एग्जाम से रिलेटेड है जिसका करना है। सर जो एग्जाम पैटर्न जो आपने रखा है ये जो 21 तारीख से है, जैसे कि पूरा आप जो एग्जाम जो लेंगे एक बुक का लेंगे, बेसिक ऑक्यूलर साइंस है, पूरा एक आप जो है एक पेपर ले रहे हैं जिसमें जो यूनिट दी हुई है जैसे कि ऑक्यूलर पैथोलॉजी है और फार्माकोलॉजी है, फिजियो है ना है, फार्मा है। तो इसमें जैसे और जो यूनिवर्सिटीज रहती हैं उसमें जो टॉपिक वाइज एग्जाम रहता है उसमें जैसे फिजियो है ना का एक पेपर हो जाता है और फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी उसमें रहती है। तो उसमें हम लोग को ये स्टूडेंट को वो रहता है, ईजी रहता है कि रिवाइज करने में आसानी रहती है। नहीं इसमें और उसमें क्या रहता है कि पेपर दिन जाते हैं तो अच्छा रहता है। अब यहाँ पर जो आप रखे एक पूरा पेपर रखा है हाँ। तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है हम लोग को? नहीं उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपको तो बेसिक ह्यूमन वो पढ़ना है, बेसिक ह्यूमन पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, इसी तरह जो है ऑक्यूलर एनाटॉमी, ऑक्यूलर फिजियोलॉजी, ऑक्यूलर जो है बेसिक है उसमें पूरा पेपर एक इतना ज्यादा डिटेल हमारे को उसमें पढ़ना नहीं है आपको। सर आई ऐड अप, इनफैक्ट हम लोग थोड़ा सा आने वाले टाइम में हो सकता है सिलेबस को बेटा थोड़ा सा सिलेबस को आगे पीछे मॉडिफाई किया जाएगा जैसे जैसे टाइम से हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। बट जितने भी ऑप्टोमेट्री के कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि डिग्री प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, ये फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर का ही पार्ट होता है। फर्स्ट ईयर में हम ये चाहते हैं कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा रिलेटेड थ्योरी है वो पढ़ छोड़ें। ये चार पेपर अलग हो, फार्माकोलॉजी का अलग हो, ये हम एक ही पेपर उसमें आई थिंक उसकी सजेशन को कंसिडर फ्यूचर में किया जा सकता है। इट्स गुड दैट यू हैव सजेस्टेड, तो उसको आगे कंसिडर करने के लिए सोचा जा सकता है। पर अभी इस साल आपको बता दें, इस साल एक ही पेपर होगा, उसके अंदर ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी होगा और दूसरे पेपर में ऑक्यूलर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी होगा। हाँ जैसा हाँ जयपुर बोलिए। हेलो। हाँ हेलो सर, जैसे कि आप बता रहे हैं एक पेपर होगा, तो इसके अंदर जो है वो मॉडल पेपर कैसा होगा कि इसमें एक ब्लॉक से कितने क्वेश्चन आने हैं, वो सब देखिए। और इसमें मार्क्स का डिवाइडेशन कैसे किया गया है? 70 मार्क्स का पेपर होगा आपका। अगर आप देखें, अगर आप एवेल्यूशन आपने प्रोग्राम गाइड नहीं खोल के देखी, अगर आप प्रोग्राम गाइड खोल के देखेंगे तो वो 70 नंबर का पेपर। नहीं सर, हमारा क्वेश्चन ये नहीं है। हाँ। हमारा क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक से कितने क्वेश्चन आने हैं। बिल्कुल आपका जो है और उसका मार्क्स का डिवाइडेशन कैसे होता है? मैं आपको अगले प्रोग्राम में वो भी बता देंगे, पर उसका वेटेज इक्वल ही रहेगा। अगर मान लीजिए 5 ब्लॉक हैं आपके, उसमें जो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री
इनका वेटेज सबका बराबर रहेगा। अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो लगभग 15-15 मार्क्स के सभी आएंगे, ठीक है ना। तो उसमें वेटेज सबको बराबर। हमारे इग्नू के सिस्टम में ये है कि कोई भी चीज ये नहीं है कि कोई अगर स्टूडेंट ये सोचे कि मैं माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ के जाऊंगा और फार्माकोलॉजी वाले क्वेश्चन करके पास हो जाऊंगा, इस तरह का नहीं होगा। आपको पढ़ना पूरा ही पड़ेगा। तो हर एक अगर मान लीजिए ये बेसिक ऑक्यूलर साइंसेस का है, इसके अंदर आपके ऑक्यूलर एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में से ये 4 पोर्शन है, 4 ब्लॉक हैं। तो चारों ब्लॉक में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे और चारों का वेटेज जो है बराबर रहेगा। अगर 70 मार्क्स के हैं तो लगभग 17-18 मार्क्स का एक जो है पोर्शन कवर होगा। आई थिंक उनका सजेशन अच्छा था कि सर एक पेपर में कितने क्वेश्चन है टोटल मिला के? इसमें बेटे कुछ नहीं, 70 होंगे। अब ये 70 नंबर का पेपर है। अगर छोटे क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के या 2-2 नंबर के होंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर होंगे 7-7 नंबर के तो 10 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह का होगा वो। तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर एक बार सर मॉडल पेपर तो भिजवा दीजिए। मॉडर्न पेपर अभी तक बना ही नहीं, पहला पेपर आपका तो कैसे मॉडल पेपर भिजवा देंगे? मॉडल पेपर तो भिजवा दीजिए ना। मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट करी थी, आप सिर्फ अपनी असाइनमेंट्स करेंगे। अब इस बार जो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो असाइनमेंट में जिस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं उसी तरह के क्वेश्चन वो नहीं होंगे, पर उसी तरह के उसी पैटर्न पे। जैसे आपके अगर आप देखेंगे असाइनमेंट्स में आपके क्या है, शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है या कोई डायग्राम हो सकता है ना। इस तरह के ही क्वेश्चन जैसे उसमें दे रखे हैं उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। जो पैटर्न है वही रहेगा जो असाइनमेंट्स में है, उसके अलावा नहीं रहेगा कुछ भी। तो अच्छा, हाँ कानपुर बोलिए। जी सर, मैंने अभी फोन किया था। पहले तो आप नाम बता दो आपका। मैं आलम बोल रहा हूँ। आलम बोलिए। जी, आपने भी जो मैंने पूछा था कि वो फ्यूचर में आपने कहा उसको देखेंगे तो इसलिए थैंक यू। ओके, और इसलिए फोन किया था। थैंक यू सर। ठीक। अच्छा, दूसरा आलम इधर भोपाल से जो था डॉक्टर तिवारी ने बोला था, ये रामजीत थे मेरा ख्याल है ना, रंजीत द्विवेदी का सवाल था कि अभी उनको BOS 005 नहीं मिला है। वो किताब छप के आ चुकी है और ये इस वीक में डिस्पैच हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। जहां तक प्रैक्टिकल मैनुअल का है, प्रैक्टिकल मैनुअल को फोटोकॉपी करा लिया गया, वो भी आपको उसके साथ ही अभी नहीं तो नेक्स्ट वीक में वो भी आपको भेज दिया जाएगा। पर प्रैक्टिकल मैनुअल की एक्टिविटीज हमने सारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को दे रखे हैं, भाई क्या क्या कराना है। तो ये भी आपको जो है इस महीने के अंत तक जो है पक्का मिल जाएगा, क्योंकि थ्योरी एग्जाम आपका जून में है, प्रैक्टिकल हम 1 महीना 1.5 महीना बाद में भी कर सकते हैं। आपको पूरा समय दिया जाएगा उसमें, क्योंकि जो गलतियां हमारे पार्ट पे हुई हैं कि आपको मटेरियल नहीं दे पाए टाइम पे या कुछ नहीं हुआ, तो उसकी वजह से आपको हम कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे, उसको नहीं करने देंगे। वो हमारी गलती को उसका खमियाजा जो है वो हम ही भुगतेंगे, आपको नहीं भुगतने देंगे। So I think we can start the session and then rest of the time we can go back. Beta, we will like to go. सबसे पहले बाकी तो मंगलवार को हमारा फिर से है हाँ कानपुर, ये लास्ट कॉल इसके बारे में हाँ लेसन के बाद है। हाँ बोलिए, कानपुर बोलिए। हेलो। हाँ बोलो बेटे। हेलो, गुड आफ्टरनून सर एंड गुड आफ्टरनून मैम। हाँ सर, आप लोग जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हम लोगों को बता रहे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में, ये तो हमारे यहाँ भी पढ़ाया गया है, लेकिन जो पैथोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया गया और उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो अगर आप पहले वो करा देते तो वो मंगलवार को उसकी क्लास होगी, बहुत अच्छा रहता। ठीक है। और मेरा नाम रूपा है। अच्छा रूपा, थैंक यू रूपा। रूपा, इनफैक्ट कानपुर पे इट्स वेरी गुड अगर आप लोगों की ये क्लासेस हो रही हैं, बट कुछ सेंटर्स अभी भी ऐसे हैं जिनकी रिक्वेस्ट आई थी। सो विल ट्राई टू कवर अप एवरी टॉपिक वट एवर पॉसिबल बिफोर योर एग्जाम, ताकि ब्रीफ ओवरव्यू सबका हो सके। सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि जैसे सब लोग बहुत अटेंटिव एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप सब लोग इतने ध्यान से सुन रहे हो। क्वेश्चन से ऐसे लगता है। बाकी रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहूंगी कि अपनी तरफ से कोशिश यही करना चाह रही हूँ कि आप सबको लैंग्वेज सिंप्लीफाई करके पढ़ा सकूं। इफ़ यू स्टिल फील कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज कुछ एरियाज इंग्लिश, कुछ हिंदी, कहीं ना कहीं हम मिक्सचर बना के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम लैंग्वेज में, हमारी अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन में लगती है तो प्लीज़ पॉइंट दैट आउट, ताकि हम आने वाली क्लासेस में इस तरह से ना हो कि हम अपनी तरफ से पढ़ा जाएं और आपको समझ ना आए।
Okay, so let us now get back to the lesson, children, and we can in the end again come back to it. So what I wanted to talk today now is an overview of refractive errors. अभी तक आप बहुत कुछ सुन चुके हो, अपने क्लिनिक्स में पेशेंट से डील कर रहे हो, काफ़ी लोग विजन से बात करते रहे, एकोमोडेशन के क्वेश्चंस भी आते रहे. अभी जो हम डिस्कस करेंगे एक ओवरव्यू करेंगे, ओवरव्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव एरर्स. जैसे जैसे आने वाले टाइम में मायोपिया एक अलग चैप्टर है, हाइपरमेट्रोपिया एक अलग चैप्टर है, उसकी क्लासिफिकेशन वो सब आप आने वाले सालों में पढ़ोगे. फॉर फर्स्ट ईयर्स लेट्स डू दैट पार्ट फर्स्ट. Okay, so the human eye refractive errors. ह्यूमन आई अभी पिछली प्रेजेंटेशन में मैंने डिस्कस किया, दो क्लासिफिकेशंस आई को करे ब्रॉडली किया जाता है, ई मेट्रोपिया, ए मेट्रोपिया. ए मेट्रोपिया वो चीज जहां पे आई का फोकस रेटिना इमेज नहीं बना रही है, इट हैज सम रिफ्रैक्टिव एरर. द आई विच डज नॉट हैव एनी रिफ्रैक्टिव एरर इज कॉल्ड ई मेट्रोपिया. बच्चों ई और ए का फर्क हमेशा याद रखो. और ई मेट्रोपिया में एक कंडीशन आती है प्रेस बायोपिया. प्रेस बायोपिया को हम कंडीशन इमेट्रोपिया में ही कंसिडर करते हैं अगर उसकी डिस्टेंस रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होती है. एमेट्रोपिया में भी प्रेस बायोपिया हो सकता है. इसको भी आगे पढ़ेंगे कि इमेट्रोपिक आई, एमेट्रोपिक आई दोनों में प्रेस बायोपिया होता है. एमेट्रोपिया की क्लासिफिकेशन ब्रॉडली 3 तरह की है, मायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्मैटिज्म. बच्चे हाइपरोपिया इज द करेक्ट वर्ड नाउअडेज विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. हाइपरमेट्रोपिया बहुत बार हम लोग बोलते सुनते आ रहे हैं, हमने भी अपने टाइम में वही पढ़ा था. जहां तक हो सके वर्ड हाइपरोपिया यूज करो, हाइपरमेट्रोपिया नहीं यूज करो. सो वी हैव 3 मेजर क्लासिफिकेशंस ऑफ एमेट्रोपिया, मायोपिया, हाइपरोपिया एंड एस्टिग्मैटिज्म. मायोपिया क्या होता है? When the parallel incident light is focused in front of the retina. What are we looking for? We want the rays to focus on the retina. If they focus on the retina, eye को emetropic कहा जाता है. अगर नहीं, वो फ्रंट में फोकस होती हैं, the condition is called myopia. Hyperopia, the parallel incident light is focused behind the retina. अभी इसमें एक चीज है जो पता नहीं रह गई, वो आगे समझो. हाइपरमेट्रोपिया की ब्रॉड डेफिनेशन में फोकस बिहाइंड द रेटिना. बट रिमेंबर अभी हमने लेंस के अकोमोडेशन की वेरिएशन की इसमें बातें नहीं की. तीसरा एस्टिग्मैटिज्म. एस्टिग्मैटिज्म की आई का पॉइंट फोकस नहीं है, रेज फ्रंट में भी हो सकती हैं. देयर आर 2 फोकल प्लेन्स, मतलब कॉर्निया आई जो है स्फेरिकल ना होके एक ओवल शेप में फोकस करती है इमेज को. देयर आर 2 फोकल प्लेन्स एंड अ सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन. सर्कल पार्डन मी प्लीज. सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन, इसको अभी कंफ्यूज मत हो, आगे फिर पढ़ेंगे. तो 3 क्लासिफिकेशंस एमेट्रोपिया की हमने पढ़नी है. अगेन एमेट्रोपिया एंड इमेट्रोपिया. नाउ एमेट्रोपिया की क्लासिफिकेशन में अब आप पिछली प्रेजेंटेशन को फिर से याद करो जिसमें मैंने कहा कि आई की जनरल पावर, अगर हम डॉर्नस रिड्यूस्ड आई के को लें तो उसने कहा कि आई की जनरल पावर को 60 डायोप्टर स्ट्रेंथ का एक लेंस माना जा सकता है. ओके, इमेज को फॉर्म होने के लिए 3 मेन कंपोनेंट्स थे, कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक्सियल लेंथ. एक्सियल लेंथ मीन्स लेंथ ऑफ द आई बॉल. तो इन तीनों कंपोनेंट्स में कुछ भी वेरिएशन अगर हो जाती है तो रिफ्रैक्टिव एरर हो जाएगी. अब वो 3 कॉम्बिनेशंस में से क्या बनता है? ब्रॉड क्लासिफिकेशन एमेट्रोपिया की 2 तरह से होती है, रिफ्रैक्टिव और एक्सियल. रिफ्रैक्टिव एमेट्रोपिया तब होता है जब कॉर्निया की या तो पावर समझ लीजिए गलत हो गई या लेंस की पावर में कुछ चेंजेस हो गए. अब हमने ये कहा कि आंख की पूरी पावर 60 डायोप्टर है. सपोज करिए कि आंख में कॉर्निया की अगर हमने जनरलाइज पावर 43 कही और लेंस की पावर 17 डायोप्टर कही, तो कॉर्निया की पावर सपोज करिए 47 डायोप्टर हो गई और लेंस की पावर 19 डायोप्टर हो गई. अब लेंस और कॉर्निया दोनों की पावर्स इंक्रीज हो गई. इंक्रीज होने से क्या हो गया? दैट मीन्स कन्वर्जेंस बढ़ गई.
अब जो लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस आई, जो एक कन्वर्जिंग लेंस थी, उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई। इसमें क्या हो जाएगा, रेज जो रेटिना पे फोकस होनी चाहिए थी, रेज अब रेटिना से पहले फोकस होने लगी। इट इज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो क्या कंडीशन आ जाएगी आंख की, मायोपिया। यही रेज अगर पावर कॉर्निया की कम हो जाए या लेंस की पावर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, रेज पीछे फॉर्म करेंगी, रेटिना के पीछे चली जाएंगी, कन्वर्जेंस पावर कम हो जाएगी एंड द कंडीशन वुड बी हाइपरोपिया। इसी को थोड़ा सा और इलैबोरेट करें। सेकेंड पॉइंट ये था, रिफ्रैक्टिव एमेट्रोपिया में आई की पावर कैसे बढ़ सकती है, कॉर्निया की पावर कैसे बढ़ सकती है। कॉर्निया की पावर दो तरह से बढ़ सकती है, या तो उसका कर्वेचर ज्यादा स्टीप हो जाए, मतलब कॉर्निया जो है ज्यादा कर्व्ड हो जाए, ज्यादा कर्व होने से कन्वर्जेंस बढ़ गई तो मायोपिया, कम कन्वर्ज हुआ, कम कन्वर्जेंट पावर है तो हाइपरोपिया। दो तरह से कर्वेचर आइदर गेट्स स्टीपर और फ्लैटर, या दूसरा चीज ये हो सकती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ चेंजेस आ जाएं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंस हो जाएगा तो रेज को क्या हो जाएगा, करेक्ट, इनफैक्ट इट विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ इट, कन्वर्जेंस पावर बढ़ जाएगी। तो एमेट्रोपिया सिंपली रिफ्रैक्टिव कंडीशंस ब्रॉडली क्लासिफाई उस तरह से की जाती है जहां पे पावर कॉर्निया या लेंस, जिसको मेन रिफ्रैक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं, इनमें कुछ चेंजेस आए। यस, एक्वस में, विट्रस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंजेस आने से कुछ हद तक होता है, बट ये सब चीजें बहुत मिनिमम होती हैं और रेयर होती हैं। ज्यादातर जो कंडीशंस होती हैं वो कॉर्निया और लेंस की वजह से ही होती हैं। सो क्लासिफिकेशन, एक कारण आई की रिफ्रैक्टिव पावर में चेंजेस आ गई, जो उसकी एक्चुअल पावर अगर हम स्टैंडर्ड 60 ले रहे हैं उसमें कम या ज्यादा हो गया और रेज फोकस नहीं हो रही हैं, तो रिफ्रैक्टिव एमेट्रोपिया क्लासिफाई होगा। जब आप मायोपिया और हाइपरोपिया को सेपरेटली चैप्टर्स में पढ़ोगे तब आप इस चीज को और आगे पढ़ोगे कि मायोपिया की क्लासिफिकेशन रिफ्रैक्टिव में, एक्सियल में, वो सब अलग से पढ़ाया जाएगा। Broadly, ametropia is first refractive type. The second type that we are going to read is the axial ametropia. Axial ametropia का क्या मतलब है, आईबॉल की एक अपनी लेंथ है और हम कहते हैं कि 24 मिलीमीटर पोस्टीरियर फोकल पॉइंट है जहां पे इमेज फॉर्म होनी चाहिए। सिंपली इमेजिन करिए, ये आईबॉल किसी आंख भगवान ने बनाई है, किसी की छोटी बन गई, किसी की आंख बड़ी बन गई। आईबॉल, आई साइज बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, अच्छी वाली कॉर्निया थी जिसकी रिफ्रैक्टिव पावर ठीक है, अच्छा वाला लेंस था जिसकी रिफ्रैक्टिव पावर ठीक है, बट सिंपली आईबॉल का साइज बड़ा है, रेज को क्या हो गया, रेज फ्रंट में फोकस हो गई। आईबॉल का साइज छोटा है, रेज को जो रेटिना पे पहुंचना चाहिए था पीछे पहुंच गया, हाइपरोपिया हो गया। तो सिंपल कंडीशन, बाय द चेंजिंग अप ऑफ द एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ द आईबॉल आइदर स्मॉल और लेस कैन कॉज एमेट्रोपिया, और इसकी क्लासिफिकेशन को कहा जाता है एक्सियल एमेट्रोपिया। और बहुत सी आंखों में ये देखा गया है कि सिंपली एक्सियल ही एक रीजन नहीं होगा, कंबाइंड इफेक्ट्स ज्यादातर मिलते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिफ्रैक्टिव एंड एक्सियल एमेट्रोपिया। आने वाले क्लासेस में, आने वाले टाइम में, आने वाले ईयर्स में आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि एक आंख का जब रिफ्रैक्टिव एरर डायग्नोज करोगे आप उस चीज को भी डायग्नोज कर सकोगे कि ये एक्सियल टाइप क्लासिफाइड है, रिफ्रैक्टिव टाइप है, रिफ्रैक्टिव में भी कर्वेचर टाइप है या इंडेक्स टाइप है। सो वी वोंट गो इनटू दैट नाउ बिकॉज कुछ अगले साल के लिए भी छोड़ेंगे। ओके, सो टाइप ऑफ एमेट्रोपिया में अगेन क्लासिफिकेशन दूसरे तरह से होती है। उसमें जैसे हमने पहले डिस्कस किया, मायोपिया, हाइपरोपिया एंड एस्टिग्मैटिज्म। तो मायोपिया में भी विदाउट एस्टिग्मैटिज्म, विद एस्टिग्मैटिज्म दोनों हो सकते हैं। हाइपरोपिया में भी विदाउट एस्टिग्मैटिज्म, विद एस्टिग्मैटिज्म हो सकता है। एस्टिग्मैटिज्म सिंपल अकेला भी रह सकता है, मायोपिया के साथ कंबाइन भी हो सकता है, हाइपरोपिया के साथ कंबाइन भी हो सकता है। ये सब आप जब एस्टिग्मैटिज्म का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसकी क्लासिफिकेशन को और अच्छे से समझ पाएंगे। चौथी टाइप की क्लासिफिकेशन थी प्रेसबायोपिया। इसको सबसे अलग इसलिए रखा गया क्योंकि प्रेसबायोपिया जो है
इमेट्रोपिया में भी होता है, एमेट्रोपिया में भी होता है। इसका मतलब ये कि जब कोई 40 साल से बड़ा हो रहा है, दिस इज एन एज रिलेटेड कंडीशन। अब यहीं पे हम एकोमोडेशन को भी डिस्कस करेंगे और ये प्रेसबायोपिया कैसे होता है। प्रेसबायोपिया इज एन एज रिलेटेड कंडीशन, हर एक की आंख में होगा। हम सब बड़े हो रहे हैं, हम सबको, आप जानते हैं कि पेरेंट्स रीडिंग ग्लासेस, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके अंकल्स, आपके आंट्स बड़ी उम्र में एक रीडिंग ग्लासेस पहनने लग जाते हैं, वो कंडीशन को प्रेसबायोपिक कंडीशन कहा जा सकता है। वो मायोपिया के साथ भी एसोसिएट होगा। अगर पेशेंट को मायोपिया बचपन में था और बड़े होने के बाद मायोपिया के साथ साथ प्रेसबायोपिया हो जाएगा, वो मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो, एस्टिग्मैटिज्म हो, कोई भी रिफ्रैक्टिव कंडीशन उसको रही हो, उसके साथ साथ भी प्रेसबायोपिया हर एक को जरूर होगा। इमेट्रोपिया मतलब एक उम्र तक बिना चश्मे के काट लिया, बट एक स्टेज आएगी जब सबको चश्मा पहनना ही पड़ेगा। सिंपली मायोपिया की डेफिनेशन को फिर से देखते हैं। मायोपिया पैरेलल इंसिडेंट लाइट इज ब्रॉट टू फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, और इसके करेक्शन कैसे की जाएगी। लॉजिक लगाओ, जो पिछले डायग्राम में आपने देखा, रेज को फ्रंट में फोकस कर दिया, रेज को हमें अब रेटिना तक पीछे ले जाना है। लॉजिक क्या कहता है कि सिंपल कॉन्केव लेंस, जिसको माइनस लेंस कहते हैं, जो कि एक डाइवर्जेंट लेंस होता है, अगर जितना हमने पीछे ले जाना है उतनी ही पावर का डाइवर्जिंग लेंस हम आंख के आगे रख देंगे, रेज ऑटोमेटिकली रेटिना पे फोकस हो जाएंगी, इमेज क्लियर हो जाएगी, पेशेंट को क्लियर दिखने लगेगा। नाउ इज दैट किसी को 1 डायोप्टर का चश्मा, किसी को 2 नंबर का चश्मा, किसी को -3 का चश्मा, किसी को -4, ये क्यों होता है? ये इसी लेंस से कैलकुलेट होता है कि कितनी फॉरवर्ड उसकी इमेज फॉर्म हो रही है, कितना स्ट्रॉन्ग कनकेव लेंस उसके लिए, पेशेंट के लिए चाहिए। जितना मायोपिया है उतना ही उसकी इमेज जो है फ्रंट में जा रही है, उतना हमें पीछे ले जाने के लिए एक डाइवर्जेंट लेंस की जरूरत है। और साइन एंड सिम्टम, इन दो चीजों को सबसे पहले समझो। सारी टाइम अब आप जब बुक्स खोलोगे, साइन और सिम्टम्स, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। बेटे सिम्टम वो होते हैं जो कि पेशेंट आपको बताता है, उसको कंप्लेंट क्या है। साइन वो चीज है जो कि आप नोट ऑब्जर्व करते हैं या आप इन्वेस्टिगेशन के टाइम नोट डाउन करते हैं। तो जब भी किसी की इटियोलॉजी के साथ डिसीज के लिखा जाए, साइन की क्लासिफिकेशन और सिम्टम्स के अंदर पॉइंट्स अलग अलग लिखो, साइन और सिम्टम्स को मिक्सअप नहीं करो। तो सबसे पहले मायोपिया के सिम्टम पे बात करते हैं। सिम्टम्स का हम सिंपल सा सिम्टम्स और साइन का सिंपल एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे पेशेंट आया, वो बोलता है कि मुझको बुखार है, सिम्टम हो गया। अगर हमने थर्मोमीटर से उसको देखा, उसका टेम्परेचर है, तो दैट बिकम्स अ साइन। वेरी राइट। आई थिंक दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग बाय विच दे कैन अंडरस्टैंड। इसी तरह अगर पेशेंट अगर आता है, वो कहता है कि मुझे ठीक तरह से नहीं दिखता है, तो वो उसका सिम्टम हो गया। पर क्या जो आप जो विजन लेते हैं वो आपका साइन हो गया। ये चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि शायद जब मैं स्टूडेंट थी, हम लोग भी स्कूलिंग करके एकदम ऑप्टोमेट्री में आ रहे हैं और हमें यही नहीं पता चल रहा था कि साइन का कॉलम क्या लिखना है और सिम्टम का। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ, साइन एंड सिम्टम्स का मतलब क्या होता है। सिम्टम्स मायोपिया में क्या होंगे? देयर इज अ कांस्टेंट ब्लर इन द डिस्टेंस, मतलब पेशेंट आपको जब कंप्लेन करता है, मुझे दूर का धुंधला दिखाई देता है, तो ये हो गया मायोपिक पॉसिबिलिटी। दूसरा स्क्विंट, और तीसरा शॉर्ट वर्किंग डिस्टेंस ऑफन यूज्ड। इसका मतलब कि पेशेंट्स जो मायोपिक होते हैं, आप नोटिस करोगे अगर उसका फार पॉइंट जो है वो बहुत क्लोज आ जाता है। जितना मायोपिया होता है, जो कि नॉर्मल आई में इन्फिनिटी हो जाता है फार पॉइंट, इस केस में जितना मायोपिया है उतना फार पॉइंट क्लोज आ जाता है। इसकी कैलकुलेशंस भी आप पढ़ोगे। ब्रॉडली बताऊं तो अगर -5 डायोप्टर का मायोपिया है तो 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स। इन्फिनिटी से उस पेशेंट की आंख का फार पॉइंट 20 सेंटीमीटर्स पे आ जाता है। मतलब
20 सेंटीमीटर सबसे दूर एक पॉइंट है जहां उसको क्लियर दिखाई देता है, उसके आगे सब ब्लर्ड दिखाई देता है। शॉर्ट वर्किंग डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? शॉर्ट वर्किंग डिस्टेंस का मतलब हुआ जो पेशेंट मायोपिक होगा, नोटिस करना, बहुत हद तक किताब को आंख के पास ले जाके पढ़ेगा। जो बच्चा मायोपिक होगा, पेरेंट्स वही कंप्लेन करेंगे कि बुक ऐसे झुक के पढ़ता है, टीवी पास जाके देखता है। ये सब साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, सॉरी, ये सब सिम्टम्स हैं मायोपिया के कि ब्लर हो गया डिस्टेंस में, बट उसको अपने फोकल पॉइंट में, रेंज में तो क्लियर दिखता है, तो वो बुक को उतनी पास ले जाके पढ़ने की कोशिश करता है। सो देयर इज अ शॉर्ट वर्किंग डिस्टेंस। शॉर्ट वर्किंग डिस्टेंस टीवी देखने में, किताब पढ़ने में या और किसी काम करने में भी पेशेंट एक सिम्टम की तरह बताता है। Then let us come to signs. साइन मीन्स अगर आपने मायोपिया उसको डायग्नोज अभी करना है तो उसमें आप सबसे पहले जब आप विजन रिकॉर्ड करेंगे तो रिड्यूस डिस्टेंस विजुअल एक्विटी, और ऐसे पेशेंट की जब आप नियर विजन रिकॉर्ड करेंगे तो नियर विजन में आपको ज्यादातर नॉर्मल विजुअल एक्विटी मिलेगी। नाउ देयर इज अ वर्ड, नियर नॉर्मल विजुअल एक्विटी ज्यादातर मिलेगी, 100% जरूरी नहीं है, राइट? बट क्योंकि अगर मायोपिया बहुत ज्यादा डायोप्टर्स का हो तो नियर विजुअल एक्विटी भी डिस्टर्ब हो जाती है। बट ब्रॉड क्लासिफिकेशन में मायोपिया के साइन में रिड्यूस डिस्टेंस एक्विटी एंड नियर नॉर्मल नियर विजुअल एक्विटी। लेट्स गो टू हाइपरोपिया नाउ। हाइपरोपिया में parallel incident light is brought to a focus behind the retina, okay? So it is behind the retina. अब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, हमें उसको अब फ्रंट में रेज को ले जाना है। कितना बिहाइंड गई उतना उसको फ्रंट लाने में एक सिंपल प्लस लेंस, कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस, इसी तरह से लेंस आगे रखा जाएगा और रेज को जितना हाइपरोपिया है, जितनी रेज पीछे है, फ्रंट में लाने के लिए उतने ही डायोप्टर का लेंस हमें जरूरत पड़ेगा। नाउ रिमेंबर, जब भी हम हाइपरोपिया को डिफाइन करते हैं हम ये कहते हैं कि लेंस ने अभी तक इसमें कोई रोल प्ले नहीं करा। हर आंख में एक अपनी एकोमोडेशन की पावर है, इसको और डिस्कस करेंगे। जब भी आप हाइपरोपिया की डेफिनेशन लिखेंगे आप साथ में ये लाइन जरूर ऐड करेंगे, व्हेन द आई लेंस इज रिलैक्स्ड, मतलब अभी एकोमोडेशन ने इसको कुछ नहीं किया है, देन इट इज टर्म्ड एज हाइपरोपिया। एकोमोडेशन से क्या हो जाता है बच्चे, जो पहले भी क्वेश्चन पूछे गए, शायद मैं थोड़ा सा इधर अब समझाने के लिए ऐड ऑन करूंगी। दोनों डायग्राम्स को देखो, इधर यहाँ पे लेंस की शेप देखो, इस डायग्राम में लेंस की शेप को देखो। ये डायग्राम लेंस आई एकोमोडेट कर रही है, इसमें लेंस एकोमोडेट नहीं कर रहा है। एकोमोडेशन होने से क्या हो रहा है, लेंस ज्यादा कन्वेक्स हो रहा है, ज्यादा कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा रहा है। यही आई जो कि नॉर्मली हाइपरोपिक थी, जबकि लेंस की एकोमोडेशन नहीं रोल प्ले कर रही थी, उसी आई में देखो कन्वेक्स लेंस लगने के बाद रेज फोकस हो जाती हैं बाय द सिंपल फिनोमिना ऑफ एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन जो है हाइपरोपिक आई में उसको इमेट्रोपिक की कंडीशन में डाल देता है। तो हर बच्चे से लेके एडल्ट होने तक अगर हाइपरोपिया हो, बहुत बार आपने देखा होगा +1 +2 पावर है, डिस्टेंस अभी भी 6/6 है, पेशेंट कभी पढ़ लेता है कभी नहीं पढ़ लेता है। It is just because the eye can accommodate. The eye has the facility to do this. और हाइपरोपिया को कवर करने के अंदर लेंस की प्रॉपर्टी काम करती है, बट ये लेंस की प्रॉपर्टी ज्यादा देर काम नहीं करती है। यहीं पे आके ये एस्थेनोपिया, हेडेक्स, इन सिस्टम या सिम्टम्स को आप समझोगे। जो पेशेंट हाइपरोपिक है उसका लेंस एकोमोडेट कर रहा है और एकोमोडेट करके इमेज को रेटिना पे फॉर्म कर देता है ताकि उसे क्लियर दिखाई दे। बट व्हाट हैपन्स टू द आई, आंख जो है जो कॉन्स्टेंटली एकोमोडेट कर रही है उसके मसल्स थक जाएंगे और इस केस में हाइपरोपिक पेशेंट को थकावट से सिर दर्द होगी, एस्थेनोपिया के सिम्टम्स आएंगे। आने वाले टाइम में डिटेल में आप इस फिनोमिना को और पढ़ोगे। अब यही कारण होता है हेडेक्स के पेशेंट आते हैं
और हम सीधा रिफ्रैक्टिव एरर को फाइंड आउट करने लगते हैं। ये हेडेक का कारण कहाँ से शुरू हुआ? इसी एकोमोडेशन से शुरू हुआ। यही लेंस जो स्ट्रेच करके इमेज को फोकस कर रहा था, बहुत अच्छी बात है, दिखाई तो क्लियर दे गया, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी डालता है। हाँ बोलिए राजगिरी। Yes, sir. Once again, Ramesh Kumar from Rajgiri. I want to, sorry for interruption during the class. I want to ask the question. When I go to the refraction in our OPD, we find the patient come to the complaint with dimness of distance vision. And when they go through the refraction, they have find the treatment of plus glasses. So what it does mean? Why they accept the plus glasses for their distance vision? We couldn't understand this phenomenon. Please explain it. Okay. And once again, thank you for ma'am. And I would like, not only I, but also all the students wants you for all the classes. Would it be for optometry or human science or ocular? Because the style or way of teaching is marvelous, no doubt. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. It's an honor. Perhaps I would say I am enjoying this maybe more than what you are, because इस तरह का एक्सपीरियंस पढ़ाना, वैसे बच्चे सामने बैठे हो, 4-5 बीच में क्वेश्चन पूछते रहो, उनको खींचते रहो, वो भी एक अच्छा पैटर्न होता है। बट यहाँ से it is a good honor for, because they are interacting. Right, they are interacting and I am very happy. इसीलिए मैंने कहा कि अगर लैंग्वेज में आपको कहीं प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने में लगती हो तो बेटे प्लीज बता दो, सो दैट वी कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर। अब आपके क्वेश्चन पे जाते हैं। आपने ये कहा कि आप क्लिनिक में पेशेंट्स को डील करते हो, डिस्टेंस का सिम्टम ब्लर हो, तो मैंने कहा मायोपिया होता है। स्टिल जब आप डिस्टेंस ब्लर है और उस पेशेंट को फिर भी प्लस का नंबर क्यों दे दिया? बेटे इसी डायग्राम को देखो जो अभी स्लाइड दिखा रही हूँ। लेट्स सी दिस डायग्राम। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस डायग्राम? ये देख रहे हो हाइपरोपिया में क्या हो रहा है? हाइपरोपिया में इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? रेटिना के पीछे। तो रेटिना पे क्या हो रहा है? रेटिना पे ब्लड है। जब पेशेंट को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरोपिया आई की रिलैक्स कंडीशन में डेफिनेशन होती है। आप नहीं चाहते कि पेशेंट इस एकोमोडेटिव स्टेट में रहे, आप उसको करेक्शन दोगे। अगर उसकी इमेज इस तरह से ब्लर्ड है और फोकस रेटिना पे नहीं बनता है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस में क्या हो जाएगा? इमेज ब्लर्ड हो गई। अब वो दूर देखे या पास देखे, दोनों तरह से आया। अभी मैंने साइन एंड सिम्टम्स हाइपरोपिया की स्लाइड नहीं दिखाई, बट आप समझोगे कि जब आई रिलैक्स हो और इमेज फॉर्म नहीं हो रही है तो यहाँ रेटिना पे अभी क्या है? ये ब्लर्ड सर्कल है। इट इज नॉट अ पॉइंट फोकस, और यही ब्लर्ड सर्कल उसको डिस्टेंस में ब्लर्ड इमेज कॉज करेगा। राइट बेटे, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर। साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले सिम्टम बोलना चाहूंगी, एस्थेनोपिया एंड हेडेक्स। ओके, तो पेशेंट को जिसको हमने एकोमोडेशन से कोरिलेट किया, ब्लर एट नियर एंड ऑफन लॉन्ग वर्किंग डिस्टेंस। ऐसे लोग ज्यादातर दूर रख के पढ़ना पसंद करते हैं। पास में धुंधलापन है, बट यंग पेशेंट्स में ये कंप्लेंट आपने बिल्कुल ठीक डायग्नोज की। यंग पेशेंट्स जो हैं ज्यादातर नियर में भी बहुत अच्छी एकोमोडेशन हो तो शायद ब्लर की कंप्लेंट लेके ही ना आए। ये तो आप जब इन टेस्ट आउट करते हो तो आप फाइंड आउट करते हो कि उसकी नियर विजुअल एक्विटी कम है और उसकी डिस्टेंस में कितना ब्लर है। राइट, इट डिपेंड्स। अगर हाइपरोपिया लो ग्रेड का होता है तो पेशेंट को विजन की कंप्लेंट शायद होती ही नहीं है। ज्यादातर सिम्टम्स हेडेक्स के होते हैं। अगर हाइपरोपिया ज्यादा डिग्री का होता है जो कि लेंस एकोमोडेट करके भी उसको फोकस नहीं कर पाता है, तब विजन की ब्लरिंग का कारण बनता है और तब आपको पेशेंट डिस्टेंस या नियर ब्लर के कंप्लेंट्स देता है। मायोपिक पेशेंट डिस्टिंक्टली डिस्टेंस को डिस्क्राइब करता है। हाइपरोपिक पेशेंट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर देता है ब्लर की। कहने में किताबों में ब्लर फॉर नियर, but it is not exactly true. It may depend upon the degree of hyperopia.
जब हम it may depend upon the degree of hyperopia. Second, it may depend upon the amplitude of accommodation also. Hyperopia को जब आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे आने वाली क्लासेस में, अपने आप समझोगे कि विजन का कोरिलेशन हाइपरोपिया से कैसे होता है. उसका भी एक फॉर्मूला है. You will understand that better then. Okay. The third type of refractive error is astigmatism. यहाँ astigmatism के एक या दो डायग्राम ही आज आपके लिए लेके आए हूँ, simply to explain कि astigmatism का मतलब क्या होता है. astigmatism का मतलब ये है कि कॉर्निया एक स्फेरिकल नहीं है, लेंस एक स्फेरिकल फॉर्मेट में नहीं है, उसमें दो प्रिंसिपल मेरिडियंस होते हैं और ये दो प्रिंसिपल मेरिडियन दो फोकल पॉइंट्स देते हैं. एक फोकल पॉइंट इधर है और एक फोकल पॉइंट पीछे है. एक फोकल पॉइंट रेटिना पे है, एक फोकल पॉइंट आगे है. एक फोकल पॉइंट आगे भी हो सकता है, एक पीछे भी हो सकता है. इन फोकल पॉइंट्स की वजह इसलिए होती है कि कॉर्निया का एक कर्वेचर स्टीप है, एक कर्वेचर फ्लैट है. जो फ्लैट कर्वेचर है वो पीछे इमेज बना रहा है, जो स्टीप है वो आगे इमेज बना रहा है. इसमें एस्टिग्मेटिज्म की क्लासिफिकेशन को जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे. सिंपल हाइपरोपिया भी हो सकता है जिसमें एक मेरिडियन रेटिना पे है, एक मेरिडियन पीछे है. सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म जिसमें एक मेरिडियन रेटिना पे है, एक फॉरवर्ड है. मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म एक मेरिडियन आगे फोकस हो गया, एक मेरिडियन पीछे फोकस हो गया. पर्पस समझाने का ये है कि मायोपिया हाइपरोपिया में तो हमने फोकल पॉइंट एक शार्प पॉइंट फोकस देखा जो आगे या पीछे की तरफ चला गया. बट इन केस ऑफ एस्टिग्मेटिज्म इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक. both are behind, both are in front, one is on the retina, one is front, one is on the retina, one is behind. So it is said it has two principal focal points which can range from anything from one focal plane to the other focal plane. So astigmatism के लिए आप लोग cylindrical lenses का use करते हैं और उसकी correction को समझने के लिए जब हम cylindrical lenses का chapter पढ़ेंगे तो वो कैसे act करते हैं ये समझेंगे. मेरे प्रोफेसर थे जो मुझे ये समझाया करते थे हमें एस्टिग्मेटिज्म के लिए कि अगर आंख को फुटबॉल मान लें तो समझ लें कि आई बॉल बड़ा हो गया है तो मायोपिया हो जाएगा. आंख को क्रिकेट की बॉल मान लें, आंख छोटी हो गई है तो हाइपरोपिया हो जाएगा. और अगर आंख को एक रग्बी बॉल की शेप में ले लें जो कि ओवल होती है तो एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा. शायद आपको भी इस तरह से समझ आना शुरू है. अब एस्टिग्मेटिज्म के साइन एंड सिम्टम. साइन एंड सिम्टम्स में एस्टिग्मेटिज्म में सबसे पहले सिम्टम्स, उसमें ब्लर होगा डिस्टेंस पे, नियर पे. अगेन क्या वो हाइपरोपिया के साथ एसोसिएटेड है, मायोपिया के साथ एसोसिएटेड है या सिंपल एस्टिग्मेटिज्म है, ये डेफिनेशन आगे पीछे हो सकती है. अगर आप सिंपल ये लाइंस को देखें तो एस्टिग्मेटिक पेशेंट को कैसा दिखाई देता है. अगर ये नॉर्मल है सबसे ऊपर वाली फिगर जिसमें सब लाइंस क्लियर दिखाई दे रही हैं, एस्टिग्मेटिक पेशेंट को ये एक सेट ऑफ लाइंस ब्लर दिख रही हैं, एक सेट ऑफ लाइंस क्लियर दिख रही हैं. तो ऐसा होता है कि ऐसा पेशेंट देख भी पाता है बट एच का एक एच की लाइन बीच वाली खराब दिखती है, ए में एक लाइन खराब है, वर्टिकल लाइन खराब है या हॉरिजॉन्टल लाइन ब्लर है. डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म ही हैज. सो एस्टिग्मेटिक आई को इस तरह से ब्लर भी होगा और एक मेरिडियन में ब्लर जो है ज्यादा होगा. ओके. स्क्विंटिंग, एस्थेनोपिया, हेडेक्स. ज्यादातर एस्टिग्मेटिज्म में हेडेक्स भी एसोसिएटेड होते हैं. साइन में जब आप उसकी इक्विटी लोगे तो रिड्यूस डिस्टेंस और नियर विजुअल इक्विटी ब्लर होगा और उसको स्पेक्टिकल में अडेप्टेशन में प्रॉब्लम होगी. इसको शायद अभी बहुत डिस्कस नहीं करते हैं. ओके, वी नाउ कम टू द मेजर ग्रुप विच इज प्रेसबायोपिया. प्रेसबायोपिया क्या हो जाता है? इज द कंडीशन व्हेन द नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड. बच्चों इसको हाइपरोपिया से मिक्सअप नहीं करो. प्रेसबायोपिया क्यों होता है? प्रेसबायोपिया सिंपली, अगर पहले स्लाइड पे जाऊं तो इसलिए होता है कि आई जो है हैज एन एकोमोडेटिव पावर. अगर ये एकोमोडेटिव पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है तो इसमें आई की एकोमोडेटिव पावर की रिडक्शन से
प्रेस बायोपिया हो जाता है। वो इमेज जो फोकस होनी चाहिए थी बाय द वर्च्यू ऑफ एकोमोडेशन, मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था कि पेन को पकड़ो और अपनी नाक तक ले जाओ। हर आदमी एक दूरी तक ले जाके उसको क्लियर दे सकता है, जिसको नियर पॉइंट कहते हैं। जब ये नियर पॉइंट रिसीड कर जाता है, क्यों? क्योंकि ये एकोमोडेटिव पावर जो है उम्र के साथ कम होती जाती है, और एक टाइम आता है जब ये एकोमोडेटिव एपरेटस जो है हमारी जिस दूरी पे हम पढ़ना चाहते हैं वो दूरी से पीछे चला गया है, तो हमें नियर का करेक्शन चाहिए, प्लस पावर चाहिए। कन्वर्जेंस को इंक्रीज करने के लिए रीडिंग ग्लासेस चाहिए। रीडिंग ग्लासेस हमेशा कन्वर्जिंग प्लस पावर होते हैं। एकोमोडेटिव एपरेटस प्रेस बायोपिया के ब्रॉड रीजंस बताऊंगी, ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, टाइम इसको आगे फिर आपको पढ़ाएगा। लेंटिकुलर स्क्लेरोसिस मतलब लेंस में उम्र के साथ साथ चेंजेस होते जाते हैं, जिस वजह से ये लेंस जो है हार्ड होता जाता है और इसको जितना स्ट्रेच करना चाहिए उतनी उसकी स्ट्रेचिंग पावर कम हो जाती है। कैप्सूल जो है उसकी इलास्टिसिटी लेंस की कम होती जाती है, वो और स्फेरिकल होना कम हो जाता है। जोन्यूल्स जो लेंस को पकड़ते हैं वो इतनी उसमें स्ट्रेचिंग पावर नहीं रह जाती है। लेंस ग्रो कर रहा है जिस वजह से वो ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाता, सिलरी बॉडी वीक होती जाती है। दीज आर द रीजंस विच कॉज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के साइन एंड सिम्टम्स, द लास्ट पार्ट, सिम्टम्स ब्लर एट नियर, ये बहुत कॉमन है। बट आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, सोच के अगली बार बताना कि अगर कोई पेशेंट मायोपिक है, उसने सपोज -1.5 का उसका मायोपिया है और अब वो प्रेस बायोपिक एज का हो गया है, ज्यादातर हम कहते हैं 40 साल के बाद ये नियर पॉइंट ऐसे रिसीड कर जाता है कि एक्स्ट्रा कन्वर्जिंग लेंसेज की जरूरत पड़ती है। तो अगर सपोज करो पेशेंट मायोपिक है तो क्या वो ब्लर एट नियर की कंप्लेन करेगा? ये आज मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे। पेशेंट को जब प्रेस बायोपिया शुरू हो जाता है, जिस डिस्टेंस पे वो काम करना चाहता है उससे उसको दूर जाना पड़ता है, तो एस्थेनोपिया और फेटीग हो जाता है। लॉन्गर डिस्टेंस बहुत कॉमन है, देखना जो 40 से थोड़ा सा ऊपर है, पकड़ने में थोड़ा सा ऐसे करते हैं, घड़ी देखने में हाथ को पीछे ले जाते हैं, हाथ को पीछे करके वो अपने नियर पॉइंट पे ले जाते हैं ताकि वो पढ़ सकें। साइंस आप नियर विजन चार्ट पढ़ाएंगे, एट द रीडिंग डिस्टेंस 40 और 33 आपको दिखाई देगा कि वो N6 नहीं पढ़ सकता है। I think don't discuss it. We get on to press because biopsia. we are now we have to close down at this Right. point of time because time is over. We can discuss that next. In next session we'll discuss all these details. Thank you, Ms. Monika Chaudhary, for coming on this holiday and giving very useful inputs to our students, who has very much appreciated your efforts. Thank you. And I am thankful to all the students and all the program coordinators who have been sitting at the various regional centers, and wishing you a very happy Mahavir Jayanti. And next teleconferencing session will be on 22nd of April, and that will be on basic ocular sciences. So that will be from 2:30 to 5. So with these words, thanks once again. Thank you so much.